प्रस्तुत कवितांश कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक कविता का यह शीर्ष कविता का एक अंश है। इस कविता में चंपा नाम की लड़की के बारे में बताया गया है जो कि गांव की एक अनपढ़ लड़की है। गाय भैंस चराती है और साक्षरता का या शिक्षा का महत्व नहीं समझती है। इस कारण अक्सर उसे काले काले चिन्हों के रूप में या ऐसे लगते हैं जैसे उनका कोई महत्व नहीं है। वो कहती है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलते हैं। यानी इसके बारे में कहा कि चंपा चंपा जो है एक अनपढ़ लड़की है। वह मेरे द्वारा लिखे गए काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, चिन्हती यानी नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, यानी कवि जब पढ़ने लगता है तो वो उनके पास में आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप कवि को देखती है कि ये क्या लिखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उसे बड़ा अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये पढ़ क्या रहे हैं। इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकलता है, यानी इन काले अक्षरों से कैसे स्वर निकल रहा है। फिर लिखते हैं, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गंवाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा जो है वो सुंदर नाम के लड़के यानी सुंदर नाम के ग्वाले की बेटी है, यानी वह गाय भैंस रखता है। चंपा उन चौपायों अर्थात 4 पैरों वाले गाय भैंसों को लेकर उन्हें चरवाही यानी चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ कागज गायब, परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। यानी इसके लिए कहा चंपा के लिए कि चंपा अच्छी है, कि अनपढ़ चंपा बहुत अच्छी है। वह स्वभाव से भी चंचल और नटखट यानी शरारती है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह शरारत भी करती रहती है, कभी कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है। यानी कवि कहता है कि फिर मैं उस कलम को जैसे तैसे ढूंढ कर लाता हूँ, तभी पता चलता है कि उसमें जो कागज है तो अब कागज गायब हो गया है। चंपा इन कागजों को छिपा लेती है। उसके इस नटखटपन की आदत से कवि जो है वो परेशान हो जाता है। फिर कहते हैं, चंपा जब कवि को लिखने या लिखते हुए देखती है तो वह कवि से कहती है कि तुम सारे दिन कागजों को गोदते रहते हो, यानी इसमें क्या लिखते रहते हो, अर्थात इन पर लिखा पढ़ी करते ही रहते हो। क्या लिखा पढ़ी करना बहुत अच्छा काम है। यानी वो कह रही है कि क्या यह काम बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने का। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। ऐसा कहती है तो मुझे हंसी आ जाती है। फिर चंपा चुप हो जाती है, यानी मैं तो ये हंसता हूँ उसके ऊपर और मेरे हंसने से उसको ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत कह दिया, इसलिए वो चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। यानी कविता जो है कवि यहाँ पे उस लड़की के बारे में, यानी इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए पढ़ने लिखने को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन चंपा फिर भी नहीं पढ़ना चाहती है। उसके लिए कहा कि उस दिन चंपा आई और मैंने कहा, यानी उस दिन चंपा मेरे सामने आई, तब मैंने उससे कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि पढ़ना लिखना मुसीबत के समय उसके बहुत काम आएगा। यानी हारे गाड़े काम सरेगा, ऐसा वो कह देते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा। कवि ने गांधी बाबा की ओर इशारा करते हुए बताया है कि गांधी जी को भी सबका पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वे यही चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना लिखना जान जाए। कवि इसके बाद में कह रहा है कि कवि की बात सुनकर चंपा ने बड़ी सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक
जवाब देते हुए कह रही है कि चंपा यह चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, यानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। गांधी बाबा ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? यानी एक जिनको मैं आदर्श मानती हूँ, यानी तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वो पढ़ने लिखने की बात करते हैं। यदि वे पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वे अच्छे आदमी कैसे हैं? यानी अच्छे नहीं है। मैं तो पढ़ने लिखने वाले को अच्छी बात नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ऐसा वो कवि से कहती है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ देर बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालक को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पे वज्र गिरे, यानी वज्रपात हो जाए कलकत्ता पे। यानी इसमें कवि चंपा को साक्षरता का या शिक्षा का लाभ बताने की दृष्टि से समझाना चाहता है, लेकिन वह उल्टा कवि को ही बड़े भोलेपन से झूठा कहने लग जाती है। वो कहते हैं कि कवि चंपा को पढ़ने लिखने के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि चंपा, तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो, पढ़ लेना बहुत अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, ये निश्चित है कि एक दिन तुम्हारा ब्याह होगा, तब तुम्हारा गोना भी होगा। गोना होने का अर्थ है ससुराल के बाद में भेजा जाएगा, और तुम ससुराल जाओगी, तब कुछ समय तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में रहेगा, कुछ दिन बालम यानी अपने पति के साथ रहोगी। फिर वो बालम जो है, तुम यह बात समझती हो कि कलकत्ता कितनी दूर है, यानी अगर बालम जो है कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो कलकत्ता बहुत दूर है। तब तुम्हें बताओ कि ऐसी स्थिति में तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगे बिना पढ़े? उसके द्वारा भेजे गए पत्रों को तुम कैसे पढ़ोगी? इसलिए तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा कि तुम पढ़ लिख लो। पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंपा कवि के कथन को झूठा बताती हुई कहती है कि तुम कितने झूठे हो, यानी देखा, हाय राम, तुम कितने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, और यदि मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं स्पष्ट कह देती हूँ कि मैं अपने पति को हमेशा मेरे साथ में ही रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, और स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं अपने पति को हमेशा ही अपने साथ रखूंगी, उसे कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता का सत्यानाश हो जाए, अर्थात उस पर वज्र गिर जाए और वो कलकत्ता ही समाप्त हो जाए।